हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैं अनअकैडमी पे भी आ चुका हूँ। आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास ऐप है तो हेमंत कुमार मिश्रा सर्च कर लेना, आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। नहीं ऐप है तो कोई बात नहीं, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसके अंदर कोर्स का लिंक होगा। उस कोर्स पे आप क्लिक करो। ठीक है, मेरी क्लास में आप पहुंच जाओगे। वहां पे इनरोल या नोटिफाई मी होगा, तो उस पे क्लिक करोगे तो आपसे एक कोड मांगेगा। तो आप मेरा कोड अप्लाई कर सकते हो, STUDY19। STUDY19 जो है मेरा कोड है, और आपको सभी क्लास फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में आप देख सकते हो। तो आप एक बार जाके चेक जरूर करना। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी नहीं, क्लास के बाद जाना। ठीक है, चलो चलो क्लास स्टार्ट। कौन सी पद्धति जैव नियंत्रण के रूप में नहीं प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों वो हमारा राइट आंसर होगा पीड़कनाशी का प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, नाशक जीव के परभक्षी का प्रयोग ये जैव नियंत्रण के रूप में प्रयोग की जाती है। फिरोमोन ट्रैप का भी जैव नियंत्रण के रूप में प्रयोग करते हैं, और नीम के निचोड़ का प्रयोग भी जैव नियंत्रण के रूप में करते हैं। तो किसका नहीं करते, तो वो हो जाएगा पीड़कनाशी का प्रयोग। नेक्स्ट, चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये कहलाएगा फोरामिनीफेरा। जी हाँ दोस्तों, अगर चूना पत्थर के ढांचे बनाने की बात करें तो जो सबसे प्रमुख है इसमें जो समुद्री जीव है वो होता है हमारा प्रवाल। वो होता है हमारा प्रवाल, लेकिन ऑप्शन में हमारे प्रवाल नहीं दे रखा है, बल्कि इसके जगह पे प्रवाल भित्ति दे रखा है। दोस्तों जो प्रवाल भित्ति होती है वो प्रवालों के खोल से निर्मित एक संरचना होती है। तो इस प्रवाल होता तो हम प्रवाल लेकर के चलते, लेकिन प्रवाल भित्ति इसमें नहीं होगा। क्या होगा? फोरामिनीफेरा। जी हाँ दोस्तों, यह एक सूक्ष्म समुद्री जीव है जो चूना पत्थर के खोल छोड़ता है। तो राइट आंसर क्या होगा? फोरामिनीफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस किसमें से निकाला जाता है? तो दोस्तों ये निकाला जाता है शैवालों से, या फिर लाइकेन कह सकते हैं। तो दोस्तों लिटमस जो होता है वह जल में घुलनशील अनेक रंजकों का मिश्रण होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन से निकाला जाता है, यानी कि शैवाल से निकाला जाता है। दोस्तों हम इसे सूचक की तरह प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर होगा लिटमस किसमें से निकाला जाता है, तो हो जाएगा लाइकेन या शैवाल। नेक्स्ट, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? दोस्तों चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास कहलाता है सेक्सिकोलस। जी हाँ दोस्तों, यह सेक्सिकोलस कहलाता है। और अगर हम कोर्टिकोलस की बात करें तो लाइकेन वृक्षों की शाखाओं पर यह विकसित होती हैं। और अगर हम टेरिकोलस की बात करें, जो हमारा बी ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा लाइकेन की विकास भूसतह पर होता है। जब लाइकेन का विकास भूसतह पर होता है तो टेरिकोलस कहलाता है। कार्टिकोलस लाइकेन वृक्षों की शाखाओं पर विकसित होते हैं, और चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को हम सेक्सिकोलस के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर होगा सेक्सिकोलस। नेक्स्ट, किसी नदी में मछलियों का न होना किस बात का सूचक है? तो दोस्तों यह सूचक है कि यह क्षेत्र जो है सभी प्रदूषण से भरा क्षेत्र है। जी हाँ दोस्तों, नदियों तालाबों में अत्यधिक प्रदूषण के कारण इनमें मछलियों का जीवन जो है संभव नहीं है। इसीलिए यदि किसी नदी में मछलियाँ नहीं हैं तो यह सिद्ध करता है, या फिर इस बात का सूचक है कि उसमें प्रदूषण के सभी क्षेत्र मौजूद हैं, या सारे क्षेत्र प्रदूषण से भरे हुए हैं। तो राइट आंसर होगा प्रदूषण के सभी क्षेत्र। नेक्स्ट, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है, क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है? तो दोस्तों ये छोड़ी जाती है पौधों के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा नियत रहती है क्योंकि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन निरंतर करते रहते हैं। तो राइट आंसर होगा पौधों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल क्या है? दोस्तों अजैव निम्नीकरणीय क्या होता है कि जो भी, जैसे हमारा कोई भी पदार्थ है, अगर वो अपघटित नहीं होता है जैविक प्रक्रम द्वारा, तो हम उसे कहते हैं अजैव निम्नीकरणीय। तो दोस्तों अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट से छुटकारा पाने का एक उपाय है उसका पुनः चक्रण करना, यानी उसको पुनः जो है कि उसी फॉर्म में बना देना,
तो यही इसका एक उपाय है, तो राइट आंसर हो जाएगा पुनः चक्रण। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? पौधे और प्रकाश, पौधे और जीव, जैविक और अजैविक, या फिर खरपतवार और सूक्ष्मजीव। दोस्तों इसमें होगा हमारा जैविक और अजैविक। जी हाँ दोस्तों, यह पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के दो मुख्य घटक हैं। दोस्तों इसमें जो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होता है वो जैविक घटक के अंतर्गत आता है, जबकि जल, वायु, मिट्टी, प्रकाश आदि जो होते हैं वो अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक, जैविक और अजैविक। नेक्स्ट, सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त होता है किससे? तो दोस्तों ये प्राप्त होता है पुष्पकली से। जी हाँ दोस्तों, लौंग के अगर वनस्पतिक नाम की बात करें तो इसका नाम है सीजियम एरोमेटिकम। सीजियम एरोमेटिकम यह लौंग का जो है वनस्पतिक नाम है। और दोस्तों यह पौधे के पुष्पकली भाग से प्राप्त होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पुष्पकली। नेक्स्ट, कौन सा ऐसा फल है जिसमें असली फल भी है और दिखावटी फल भी? तो दोस्तों यह फल है काजू। जी हाँ दोस्तों अगर हम फलों की बात करें तो जो फल का निर्माण होता है वो अंडाशय में होता है। जिस फल के बनने में अंडाशय के अलावा यानी कि ओवरी के अलावा पुष्प के अन्य भाग सहायता करते हैं उसे हम असत्य या फिर दिखावटी फल कहते हैं। दोस्तों काजू एक असत्य फल है, इसमें असली फल और दिखावटी फल दोनों मौजूद होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? काजू। दोस्तों इसमें जो केला हो गया, आम हो गया, बादाम हो गया, ये सारे हमारे सत्य फल हैं यानी ट्रू फ्रूट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम के पौधों के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये प्राप्त होता है फल आवरण से, यानी अफीम के पौधों के फल आवरण से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फल आवरण। नेक्स्ट, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? दोस्तों अगर सबसे लंबे पौधे की बात करें विश्व में तो वो है हमारा रेडवुड। जहाँ दोस्तों रेडवुड हमारा विश्व का सबसे लंबा पौधा है जो कि तटीय होता है, परंतु ऑप्शन में वो नहीं दे रखा है, तो हम ऑप्शन के हिसाब से चलें तो हमारा सबसे जो लंबा पौधा होगा वो होगा यूकेलिप्टस। विश्व में सबसे लंबा पौधा तो हो जाएगा रेडवुड, तटीय पौधा होता है, और ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो वो हो जाएगा यूकेलिप्टस। नेक्स्ट, कुनैन एक पादप से प्राप्त की जाती है, पादप के किस अंग से यह औषधि प्राप्त होती है? तो दोस्तों कुनैन प्राप्त होती है तने या शाखाओं की छाल से। जी हाँ दोस्तों अगर कुनैन के प्रयोग की बात करें तो यह मलेरिया के इलाज में प्रयोग किया जाता है, यानी मलेरिया रोग होता है तो उसके इलाज के लिए हम कुनैन का प्रयोग करते हैं। और यह प्राप्त कहाँ से होता है? तो दोस्तों कुनैन जो है सिनकोना नामक पादप से प्राप्त किया जाता है, यानी सिनकोना के पेड़ से उसकी शाखाओं के छाल से प्राप्त किया जाता है कुनैन। तो राइट आंसर होगा तने या शाखाओं की छाल से। किसके? तो वो हो जाएगा सिनकोना के। और इससे किस अंग से या औषधि बनती है? तो किसकी औषधि बनती है? तो होगी मलेरिया के इलाज के लिए। नेक्स्ट, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों चमड़ा उद्योग में हम प्रयोग करते हैं टैनिन का। जी हाँ दोस्तों, वनस्पतियों से प्राप्त उन पदार्थों को हम टैनिन कहते हैं जिनका चर्म शोधन प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर होगा टैनिन। नेक्स्ट, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो दोस्तों वो होता है तना, यानी प्याज के तना को हम खाते हैं, यानी कि खाने वाला जो भाग है मिट्टी के नीचे जो रहता है वो है तना, जिसे हम सलकंद यानी कि बल्ब भी कहते हैं, सल्ककंद या बल्ब कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा तना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? दोस्तों अगर किसी वृक्ष के छाल का नाश हो जाए, किसी वृक्ष के अगर उसके छाल का नाश हो तो सबसे अधिक हानि उसको उससे पहुंचती है। दोस्तों अगर छाल का नाश हो जाता है तो वृक्ष में फ्लोएम उत्तक का अभाव हो जाता है। और दोस्तों हमें पता है कि फ्लोएम उसमें खाद्य परिवहन के लिए जो है कि महत्वपूर्ण होता है, यानी कि हर जगह जो
फ्लोएम ऊतक है, यही खाद्य परिवहन करता है। तो अगर छाल नष्ट हो जाता है तो हमारा खाद्य परिवहन नहीं हो पाता है, तो इसीलिए वृक्ष को अधिकतम हानि उसकी छाल के नाश से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में जल और पोषकों के संचलन के लिए ऊतक कहलाता है। तो दोस्तों ये कहलाता है जाइलम। जी हाँ दोस्तों, पौधों में, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया फ्लोएम के बारे में। दोस्तों पौधों में दो प्रकार के परिवहन ऊतक पाए जाते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। दोस्तों अगर जाइलम की बात करें तो जाइलम का जो मुख्य कार्य है वो जल का संचलन करना है, यानी कि जल और जो पोषक तत्व होते हैं उसका जो परिवहन होता है पूरे पेड़ के पौधों में, कह सकते हैं तनों में, जड़ों में, वो जाइलम के द्वारा होता है। और जो कि फ्लोएम होता है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने कार्बनिक पदार्थों का संचलन करता है, यानी कि खाद्य पदार्थों का करता है। तो जाइलम पौधों में जल और पोषकों के संचलन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो राइट आंसर होगा जाइलम। नेक्स्ट, धनिया में उपयोगी अंश होते हैं। दोस्तों पत्ते और सूखे फल। जी हाँ दोस्तों, धनिया के अगर वास्तविक नाम की बात करें, जो वनस्पतिक नाम है, तो वो होता है कोरिएंड्रम, कोरिएंड्रम सटाइवम, कोरिएंड्रम सटाइवम, ये इसका वनस्पतिक नाम है। दोस्तों वैसे तो धनिया के सभी भाग खाने योग्य होते हैं, लेकिन ताजे पत्ते और सूखे फल प्रमुखतः मसालों के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, तो राइट आंसर होगा पत्ते और सूखे फल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तो दोस्तों पत्ता गोभी में खाद्य पदार्थ का जो संग्रह है वो पत्तियों में होता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो पत्तियाँ होती हैं ये विटामिन के और विटामिन सी की भरपूर सोर्स होती हैं, अच्छा स्रोत होती हैं, और इसमें पर्याप्त मात्रा में रेशा, कैल्शियम और पोटेशियम भी पाया जाता है। तो पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह पत्तियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? दोस्तों जो आलू होता है यह भूमिगत तने का उदाहरण है, यह जड़ नहीं है। बाकी मूली, गाजर, जिमीकंद ये सब जड़ के उदाहरण हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आलू। दोस्तों आज की वीडियो